जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। आज है फ्राइडे। आपको पता है एवरी मंडे और फ्राइडे मैं आता हूं लाइव, आपके लेता हूं लाइव सवाल और उनके देता हूं लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी लाइव पूछ सकेंगे। मैं थोड़ी देर में आपको अपना जो है कॉल करने के लिए नंबर दूंगा, आप उस पर मुझे कॉल कर सकेंगे। आज का टॉपिक जो है वो एज बहुत ज़्यादा बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या करें कि जब मर्ज़ एक है तो फिर इलाज भी एक ही होगा। सबका मर्ज़ एक है तो इलाज भी एक होगा। हम बात करेंगे ओवरस्टेज के ऊपर कि अगर आप किसी भी वजह से यहाँ ओवरस्टेयर हो गए हैं या होने वाले हैं, तो इन दोनों सूरतों पे हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से कि आप क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है। स्पेसिफिकली हम आज प्राइवेट लाइफ के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे फ़ी वेवर के ऊपर कि अगर आप प्राइवेट लाइफ के ऊपर एप्लीकेशन करना चाहते हैं और आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, यानी कि आपके पास होम ऑफिस की फ़ीस नहीं है पे करने के लिए, या आपके पास जो है वो IHS चार्जेस नहीं है, तो क्या आप अपने आप को जो है वो रेगुलराइज करवा सकते हैं? क्या फ़ी वेवर करने से कोई आपकी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? साथ साथ जो नए लॉज, जो नए रूल्स, जो कंसल्टेशन चल रही, हम उसके ऊपर बात करेंगे। दरख्वास्त आपसे ये है कि डबल टैप कीजिए और इस ब्रॉड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और वो मेरे से सवाल पूछ सकेंगे तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें जो है ज़रूर देखने में मिलेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लाइव के अंदर आपके कमेंट्स पे जो है वो जवाब दिया जाए। मैं यहाँ लंदन में होता हूँ और अगर आपने मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो मेरा ऑफिस लंदन में है और नंबर है 077-273-47212। इसके साथ साथ ही जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें। और इसके साथ साथ जो भी ये वीडियो की एंड होगी जब, तो उसको हम पूरी की पूरी जो है, जो हमारे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर लेमन गोल्ड, वो इसको पूरी की पूरी को अपलोड कर देंगे। एक और बात कि आज जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है, यानी कि जो ड्रेस पहना हुआ है, वो सैयद मुर्तज़ा हसन ने निकाल के मुझे दिया है। उसने कहा था कि ये आपने ज़रूर लाइव पे बताना है। मेरा जो सबसे यंगेस्ट सन है उसने कहा कि जी मैंने जो है आपको ये निकाल के दिया तो आपने ये मुझे ज़रूर बताना है। तो मैंने आई होप कि आप तक ये मैसेज पहुंच गया होगा। खैर, अब आपको मैं नंबर दे देता हूँ कॉल करने के लिए, 077-273-47212। और अगर आप मुझे अभी कॉल करना चाहते हैं, आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 077-273-47212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। बात हम करेंगे आज ओवरसीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि जी प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन जो है वो क्या है और उसमें कौन कौन फॉल होता है। प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन है। इसमें जो है आपकी ह्यूमन राइट्स जो है वो एक्सरसाइज किए जाते हैं। तो उसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 जो आता है वो ये आता है कि अगर आप यहाँ पे किसी वजह से ओवरस्टे हो गए थे और यू हैव लिव्ड हेयर फॉर 20 years और मोर, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑन योर प्राइवेट लाइफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक्चुअली मेरा एक सवाल था आपसे। जी जी पूछिए। जी, सो बेसिकली मैं स्किल वर्कर वीज़ा पे हूँ एंड
इट्स ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुकी हूँ। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे उसमें 9 मंथ का एम्प्लॉयमेंट गैप है, तो उसको कैसे कवर कर सकते हैं? लाइक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होंगी ILR में? अच्छा, आपका सवाल ये है कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं और आपके 5 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं और अब आप जो है वो अपना ILR अप्लाई करना चाहती हैं। जी हाँ, ILR नेक्स्ट मंथ अप्लाई करना चाह रही हूँ मैं। तो उसमें 9 मंथ का एम्प्लॉयमेंट गैप है। चले मैं आपको उसका जी जी मुझे समझ आ गई। उसके लिए हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं, देन यू कैन वर्क इट आउट योरसेल्फ एज वेल, बट इट वुड बी अ लीगल एडवाइस। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑलराइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि मैं ओवरस्टे हो गया था 2013 में। जी। वीजा रिफ्यूज हो गया था नॉन जेन्युइन बिजनेस नेचर की वजह से। तो मेरी अपील डिसमिस हो गई थी और मेरा 3G ब्रेक हो गया था। 2013 में बात कर रहे हैं आप? जी, 2013 में then I get 10 year during the appeal time. I continue my 10 year and then I applied for long residency. 10 year basis in 2018. But because they said your 3C has been broken in 2016 exclude decision of the appeal, so they did not accept my long residency. और then मैंने उस अपील उस 2019 में जो रिफ्यूजल आया था 10 year basis पे, उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर दिया था। ठीक है। बट इन जून 2021 में मैंने वो विड्रॉ कर दिया था जुडिशियल रिव्यू और नई एप्लीकेशन डाल दी थी अनमैरिड पार्टनर एज ए EU डिपेंडेंट। मेरे साथ मेरी एक पार्टनर थी EU सेटल्ड स्टेटस होल्डर। सही है। वो भी एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी बिकॉज मैं ऑलरेडी यूके में ओवरस्टे था। सर आपका सवाल, अपना सवाल बताइए सर, सवाल क्या आपका? मेरे 18 साल हो गए हैं और मैंने अनमैरिड पार्टनर अंडर ब्रिटिश अनमैरिड पार्टनर एज ए EU डिपेंडेंट रूल एप्लीकेशन डाली है, बट मैं ओवरस्टे हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे ओवरस्टे हैं और आपने यहाँ पे EU डिपेंडेंट जो है, जब आप EU डिपेंडेंट की बात करते हैं तो ये कौन सा अंडर EU सेटलमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अनमैरिड पार्टनर आपने एज अच्छा, तो आपने पार्टनर रूट पे एप्लीकेशन डाली है और आपका जो पार्टनर है आपकी वो EU सिटीजन है। उनके पास प्री सेटल है। ठीक, और उनके पास प्री सेटल स्टेटस है। तो अब आपका सवाल क्या है सर? मुझे ये सवाल पूछिए जरा। In November 2025 they said if you already overstay in UK, so your application may be refused because you have been overstay in the past. So this is the question whether they will accept or not. चले मैं आपको इसके सवाल का जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, पहली तो बात है, बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने का, लेकिन इट वुड रियली हेल्प मी कि अगर आप अपने सवाल को थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेंगे ताकि जो है दूसरे लोगों को भी जो है वो वक्त मिल सके। आई नो कि आप मुझे मुकम्मल तौर पे बताना चाहते हैं कि आप कब आए, क्या हुआ, लेकिन ये बेहतर ये है कि अब मेरे पास इस वक्त 2 सवाल हैं तो हम उन दोनों सवालों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले दूसरे वाले पे बात कर लेते हैं कि दूसरे सवाल में इन्होंने ये पूछा है कि ये 18 साल से यहाँ ओवरस्टेयर हैं, किस्सा मुख्तसर ये, ठीक है, इन शॉर्ट ये 18 ईयर्स से यहाँ हैं और ये करंटली ओवरस्टेयर हैं। अभी इन्होंने पार्टनर रूट के ऊपर एप्लीकेशन डाली है, इनके पार्टनर के पास जो है प्री सेटल स्टेटस है, तो क्या इनका वीज़ा जो है आने के चांसेस हैं कि नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात रह गई वीज़ा आने की, तो जो मैं बात आपको हमेशा कहता हूँ कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और आपको हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। नाउ अब आपने जो एप्लीकेशन डाली पार्टनर रूट के ऊपर, देयर आर 2 रूल्स। अब आपने कहा कि अनमैरिड पार्टनर है जिसके पास प्री सेटल स्टेटस है, इसका मतलब है कि वो बंदा तो अभी खुद सेटल नहीं हुआ। तो पार्टनर रूट के ऊपर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आइदर योर पार्टनर हैज़ टू बी ब्रिटिश सिटीजन, सेटल्ड पर्सन, नॉट प्री सेटल्ड पर्सन, सेटल्ड पर्सन यानी कि उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, और दे हैव अ रेफ्यूजी स्टेटस। तो इसमें तो आपके पार्टनर अभी आते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा, you being an overstay is another obstacle in your application.
लेकिन अगर आपकी जो है सर्कमस्टांसिस इस तरह के हैं जिसके अंदर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर वुड बी ब्रीच ऑफ आर्टिकल 8 अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन टू प्रूव दैट कि देयर वुड बी ब्रीच ऑफ आर्टिकल 8 आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सर्कमस्टांसिस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. So the test in your case may be that there would be very significant difficulties if you both have to live together outside of the UK. That could be another test in your case. So आपके सवाल का जवाब ये है कि yes, there are chances to your application to be refused. However, आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने एप्लीकेशन की है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन नहीं करते तो चांसेस हैं 0% कि आपका वीज़ा आएगा, और अगर आपने कर दी है तो आपके चांसेस जो हैं ऑलवेज चाहे 20, 30, 40, 50% भी हैं, लेकिन देयर आर चांसेस यू मे गेट अ वीज़ा. तो ये है आपके सवाल का जवाब. अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. जो मेरे पास सवाल ऑलरेडी मौजूद था कि जी वो स्किल्ड वर्कर वीज़े पे यहाँ पे मौजूद हैं और उनका एम्प्लॉयमेंट गैप आ रहा है 9 मंथ्स का. तो हम इसको कैसे करते हैं? हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं. ब्रेक डाउन कैसे करते हैं कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन हु हैज़ लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 5 years ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा. वो बंदा या बंदी जो स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर पिछले 5 साल से यूके के अंदर है, उसके लिए जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है उसका क्राइटेरिया क्या है. तो उस पर हम करते हैं अभी थोड़ी देर में बात. लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स. आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन. नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212. नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212. अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे इस नंबर पे अभी कॉल कर सकते हैं. और आज का टॉपिक है ओबीसी ओवरस्टेज, प्राइवेट लाइफ के ऊपर हम बात कर रहे हैं. अगर आप किसी भी वजह से ओवरस्टेयर हो गए हैं या होने वाले हैं तो आप उन दोनों सूरतों में क्या कर सकते हैं. तो हम बात कर रहे थे कि भाई अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे यहाँ मौजूद हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है. सो लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट इज़ बेसिकली कि भाई यू और एनी पर्सन जो है वो एलिजिबल हो जाएगा इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए इफ़ ही हैज़ लिव्ड एंड वर्कड हेयर फॉर लास्ट 5 years. तो मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ. लिव्ड एंड वर्कड, तो आपने रहा भी है 5 साल और आपने काम भी किया 5 साल, तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आ जाते हैं. अच्छा, अब आपके सवाल के अंदर एक जो कंडीशन आपने लगाई है कि जी मैंने 9 मंथ्स तक मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे जॉब नहीं दी. तो अब इसके अंदर मैं सिर्फ दोनों सूरतों में अजम्पशन कर रहा हूँ जो कि क्लियर नहीं है कि क्या वो 9 मंथ्स आपको उसने पे नहीं किया या 9 मंथ्स आप आउट ऑफ जॉब रहे हो. ये एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है. तो दोनों सूरतों के अंदर आपको मैं बता देता हूँ. नंबर 1 के भी अब मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं शायद ये करूं कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग ILR देयर आर 2 ऑप्शंस. आप ILR अप्लाई करें. अगर आपका ILR रिफ्यूज़ होता है किसी न किसी वजह, खुदा न खास्ता, तो आपके पास जो है वो कम चांसेस है कि आप आगे बढ़ सकें. लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास 9 मंथ्स का इस तरह का गैप है तो आप 1 साल की और एक्सटेंशन ले लें. और एक्सटेंशन लेने के बाद आप अपने आप को या 6 महीने की या 9 महीने बाद जब आपका वो पीरियड कवर हो जाए तो आप अपना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकती होंगी. बट प्लीज़ टू गेट अ लीगल एडवाइस. मेरे ख्याल से जो 2 रास्ते हैं, या तो आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई कर लें, लेकिन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यू हैव लिव्ड एंड वर्कड हेयर फॉर द लास्ट 5 years. इसके साथ साथ वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको आगे भी रखना चाहता है, जो आपका करंट एम्प्लॉयर है, तो आप एलिजिबल हो जाती हैं.
मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सर। वालेकुम सर एक्चुअली मैंने आपसे सॉरी आवाज में डबल आ रही है। नहीं कोई बात नहीं, पूछिए। अच्छा, मैंने पूछना था कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ इधर का जी। तो मैंने अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर किया था 2015 में, उन्होंने रिफ्यूज किया। फिर 2018 में किया, फिर अच्छा, आपने सिस्टर को स्पॉन्सर किया, आपने किस बेस पे विजिट वीजा के लिए स्पॉन्सर किया? आपने वीजा के लिए 6 मंथ के विजिट वीजा के लिए। अच्छा, विजिट वीजा आपने कितनी बार स्पॉन्सर किया उनको? मैंने उनको स्पॉन्सर किया एक्चुअली। हेलो जी जी, मैं सुन रहा, पूछिए पूछिए। मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब स्पॉन्सर किया था 2015 में, मैंने वीजा पे किया था 6 मंथ के कि मुझे मिलने आ रही है। तो इन्होंने रिफ्यूज किया बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कि आपका कोई। अच्छा नहीं, मुझे सर मेरा सवाल ये है कि आपने कितनी बार उनका अप्लाई किया और कितनी बार रिफ्यूज हुआ? मैं वही सर बता रहा हूँ, 5 दफा टोटल अप्लाई 5 दफा आपने अप्लाई किया। अच्छा, अब जो लास्ट आपने अप्लाई किया था वो कब किया था? वो मैंने 2025 में। अच्छा, अब आपको मैं बता देता हूँ इसके ऊपर एक नंबर एक के भाई, ये आप किसी सॉलिसिटर के पास जाते हैं या आप अपनी सिस्टर के ऊपर थोड़ा सा काम करके काम सीख रहे हैं? नहीं काम नहीं सीख रहा है नहीं, 5 दफा काम करना तो मतलब है ही ना, बंदा काम सीख रहा है। पाकिस्तान से अप्लाई किया था, यहाँ से स्पॉन्सर भेज देता हूँ। अरे पाकिस्तान से जिसने भी अप्लाई किया वो काम सीखता पे है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ना पहले एक जगह पे बाल कटाने जाता था तो वो बंदा ना एक हर बार उसने नया बंदा तो मुझे डिस्काउंट दे दिया करता था। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा यार तू मुझे हर बार डिस्काउंट कहता हर बार तेरे नवा बंदा लाईदा ते काम सीखीदा ते ऐसा होया ते तेरे डिस्काउंट भी दे देने। ठीक है, तुसी भी किसी हर बार नवा बंदा ट्राई कर दियो थे। नहीं मैंने एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ, मेरी आप बात सुन लेंगे ना सारी। तो मैंने 2015 में अप्लाई किया, रिफ्यूज हुआ। फिर 2018 में किया अप्लाई, 2019 में जब किया तो उसने 10 ईयर की ऑब्जेक्शन बैन कर दिया मेरी सिस्टर को कि कोई कॉलेज का डॉक्यूमेंट रॉन्ग लगा है रिसेप्शन पे। हाँ जी। तो फिर मैं चुप कर गया, बीच में कोरोना आ गया 2019 के बाद। 2019 ये कब बैन लगा था? बैन कब लगा? 2019 में। तो अब टेक्निकली तो 2029 तक आप अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस कि आप ये प्रूव करें कि पहले जो बैन आपको लगा है वो गलत बैन लगा है। वही तो मैंने 2019 के बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना में मुझे किसी मेरे एक दोस्त ने कहा तुम ऐसे 2 साल के बाद करो, 3 साल के बाद, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने वैसे रिस्क लिया। 2024 में मैंने स्पॉन्सर किया, फिर दोबारा उसको, उसने फिर वहां से पाकिस्तान से अप्लाई किया। इन्होंने उसको कहा जी कि तुम्हारे भाई के तुम्हारे साथ कोई जो रिश्तेदार है वो लगता नहीं है कि इतना पक्का है, ये हुआ है। मैं इसको वो आफ्टर जब रिफ्यूज हुआ तो मैं इसको रिव्यू किया। तो जब इसको रिव्यू किया, रिव्यू में भी उसने रिफ्यूज कर दिया। फिर मुझे किसी ने कहा दोबारा अप्लाई कर। फिर मैंने 2025 में ये लास्ट दफा अप्लाई किया, 5वीं दफा। लेकिन उसने 2024 में मेंशन नहीं किया 10 ईयर बैन का। तो अभी भी उसने मेंशन नहीं किया 10 ईयर बैन का 2025 में। सिर्फ उसने छोटी सी ऑब्जेक्शन लगाई कि आपकी जो ये बिजनेस की अमाउंट है 4 लाख, ये शो नहीं हो रही एफडीआर में। सही है। तो बस ये लगाई। तो इसका भी रिव्यू किया तो इस पे भी उसने रिव्यूज कर दिया। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इसको अगर आपसे जुडिशियल रिव्यू करवाऊँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी आप मुझे एक दोस्त ने भी आपका नंबर दिया था और आपका मैं टिकटॉक पे भी देख रहा हूँ काफी आप फेमस हैं। तो अगर मैं इसको जुडिशियल रिव्यू में ले जाऊँ तो क्या आपके ख्याल से तो ये 10 ईयर बैन का वो जिक्र करेगा? क्योंकि उसने ये 2019 के बाद जो 2 वीजे किए हैं मैंने अप्लाई वीजा, इसमें उसने मेंशन नहीं किया उसका कि तुझे 10 साल की बैन है, तू नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा। सिर्फ वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही रहा। चले, ऐसे मैं आपके सवाल का मुकम्मल तौर पे जवाब देता हूँ क्योंकि ये आपका सवाल नहीं, ये बहुत कह लो कि मिलियंस लोगों का सवाल होगा, तो मैं इसका मुकम्मल तौर पे आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। वो क्या गालिब साहब फरमाते हैं जी, मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर मुझे जो है वो बड़ा अच्छा लगता है कि हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना
घर के दरिया, ना कहीं जनाजा उठता, ना कहीं मज़ार होता। कहने का मकसद ये है कि जी ये जो लोग आप काम सीख रहे हैं इमिग्रेशन का, और इस तरह से एक बार रिफ्यूज़ हुआ, 2 बार रिफ्यूज़ हुआ, फिर डिसेप्शन का बैन लग गया, उसके बाद फिर 2 बार अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी मुझे किसी भी ऐसे बंदे का जिक्र नहीं किया कि जो कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट हो, कोई सॉलिसिटर हो या कोई बैरिस्टर हो जिससे इन्होंने जाके ओपिनियन ली हो। तो खैर जिसकी पहुंच जहां तक उसके लिए वहीं पर तो बात यह है कि उनकी जहां तक पहुंच होगी। सिस्टर का मामला है ना, तो इसलिए दोस्तों से इधर उधर से जो है मशवरे लिए जा रहे हैं। वाइफ का, बीवी का मसला होता तो शायद महंगे से महंगा सॉलिसिटर भी कर लेते, बैरिस्टर भी कर लेते। खैर हम चलते हैं विजिट वीज़े की जो है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर। जो लोग भी अपनी सिस्टर, ब्रदर, फादर या किसी को भी बुलाना चाहते हैं ओवरसीज से, बाहर से, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले हम ये बात करते हैं, फिर उसके बाद आप बताते हैं कि जी अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं बता दूंगा आपको, बताते चलूँ अपने बारे में कि मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। तो अच्छा जी, पहली बात हम कर लेते हैं ये कि जो विजिटर वीज़ा है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है कि यू हैव टू बी अ जेन्युइन विजिटर। जो मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजल्स यू विल सी 9 आउट ऑफ 10 इज़ कि भाई दे डू नॉट बिलीव दैट यू आर अ जेन्युइन विजिटर, एंड दे डू नॉट बिलीव कि इफ़ यू गो टू UK यू वुड एवर कम बैक टू योर होम कंट्री। कि पहले तो बात है आप जेन्युइन विजिटर नहीं हैं, और अगर आप UK जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे। ये मेन उनकी जो है वो रिफ्यूज़ल की रीजंस होती है। अच्छा, वो क्यों होती है, उनकी बेस क्या होती है? तो उनकी बेस जो जो आपको 3 चीज़ें चाहिए, वो चाहिए नंबर 1 अफोर्डेबिलिटी, कि यू कैन अफोर्ड द विजिट टू द UK। नंबर 2 द पर्पस ऑफ द विजिट, कि आपका पर्पस क्या है, एंड फाइनली दैट यू आर अ जेन्युइन विजिटर। आप अपनी फैमिली को मिलने जा रहे हैं या आप किसी भी मकसद से जा रहे हैं तो यू आर अ जेन्युइन विजिटर। अच्छा, अब फाइनेंशियल के ऊपर आप बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के ऊपर अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आप ये बताएं कि भी कितने पैसे हम अकाउंट में रखें कि हमें वीज़ा मिल जाएगा UK का। तो हमने देखा, यानी कि हम मतलब कि मैं अपने आप को इज्जत से कह रहा हूँ, हम मतलब मैंने ये देखा है, मेरे देखने में ये आया है कि लोगों के पास करोड़ों रुपया पड़ा है अकाउंट के अंदर, लेकिन उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया बिकॉज दे वर अनएबल टू एक्सप्लेन द इनकम कि ये जो पैसे आए ने आए कितों ने। भाई पैसे 2 करोड़ रुपया पिया, टैक्स तुसी 600 रुपया भी नहीं दिता, तो 2 करोड़ कितों। फिर उसके बाद कभी चाचे को पैसे पवा लेते थे, कभी मामे को पवा लेते, कभी खाला को पवा लेते थे, उहदी भी कोई जी कोई ट्रांजैक्शन जो है, जो अभी भाई ने भी बात की है कि 4 लाख की ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो ये एक्सप्लेन करना है कि आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे, कहाँ से नहीं आ रहे। आपके पास इतने पैसे अकाउंट में होने चाहिए कि आप अफोर्डेबिलिटी शो कर सको। अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि अगर हमने जाना हो यहाँ से, लेट से मैंने पाकिस्तान जाना है तो मुझे 2000 पाउंड चाहिए, तो आई डू नॉट नीड टू शो लाइक कि मेरे अकाउंट में जी 1 लाख पाउंड पे आया है। 2000 पाउंड है मेरे पास, येस आई कैन गो एंड कम बैक, एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइज इन द UK। मैं अपने हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर मुझे पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए तो। और अगर पाकिस्तान से कोई इधर आ रहा है तो ही हैज़ टू शो कि ही हैज़ स्ट्रॉन्ग टाइज इन पाकिस्तान, की वहाँ उसकी एक फैमिली लाइफ है, बीवी ने, बच्चे ने, उसके माँ बाप हैं, उसकी जॉब है, उसका बिजनेस है, उसकी एक लाइफ है वहाँ पे, एंड ही वुड नॉट स्टे इन द UK। तो ये एक क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आ जाता है आपका रिफ्यूज़ल, ठीक है, तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब आपने विजिटर वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो किसी का भी अप्लाई करना है, या चाहे माँ का करना है, बाप का करना है, या बहन भाइयों का करना है, तो गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। अच्छा, अब आ गया खुदा ना खास्ता आपका रिफ्यूज़ल। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है किसी वजह से, तो आपके पास 3 रास्ते हैं। नंबर 1 कि आप फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं,
नंबर 2 पे आप वेट करो 6 महीने तक, और अपने सर्कमस्टांसेस जैसे आपके चेंज होते हैं वो कर लो। नंबर 3 जो भाई ने अभी कहा कि क्या जुडिशियल रिव्यू पे आप जा सकते कि नहीं जा सकते, अब दिस इज अनदर क्वेश्चन। द ओनली टाइम यू कैन चैलेंज द डिसीजन इफ द केस वर्कर हैज मेड एरर इन लॉ और एरर इन फैक्ट्स। या तो उन्होंने कोई कानूनी उसने जो है वो एरर किया, या उसने फैक्ट्स के अंदर एरर किया। तो यस, आपको क्या करना होगा, आपको वो जो रिफ्यूज़ल लेटर है वो एज सुन एज प्रैक्टिकल कहूँगा मैं, एज सुन एज पॉसिबल आप किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर के पास लेके जाएं। वो आपका रिफ्यूज़ल लेटर देखेगा और उसके बाद वो आपको एडवाइस करेगा कि यार हाँ, यहाँ पे तो केस वर्कर ने गलती की है, तो हमें जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए, या हमें फ्रेश एप्लीकेशन करनी चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए। तो ये है आपके सवाल का जवाब। लेकिन रिफ्यूज़ हो जाना इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको चैलेंज भी किया जा सकता है, या उसको बेहतर तरीके से नेक्स्ट टाइम उसकी पेपर वर्क जो है प्रॉपर करके तो अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप चाहें तो आप जो है यूके ना आ सके। यूके इज़ जस्ट अनदर कंट्री, इट्स नॉट हेवन कि जिसके लिए आपको मरना पड़ेगा तभी आप यूके आ सकते हैं। इट्स जस्ट यू हैव टू वर्क आउट प्रॉपरली। आपको अपनी इनकम दिखाएं और अपनी टाइज दिखाएं। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अगर आपको मेरे से अभी बात करनी है तो आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं 07727347212। टॉपिक आज का आपको बहुत क्लियर है कि ओवरस्टेयर है। अच्छा, ओवरस्टेयर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे कि भाई क्या जो प्राइवेट लाइफ है वो प्राइवेट लाइफ के अंदर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पे 20 ईयर्स हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं होता। 20 साल के बाद भी लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं, हो सकते हैं। देयर इज़ नो गारंटी कि आपको 20 साल यहाँ पे हो गए हैं तो आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा, क्योंकि आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है। एवरी ईयर का एविडेंस आपको प्रोवाइड करना होता है, हर साल का आपको एविडेंस देना होता है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, और वो आप तब ही दे सकते होंगे जब आपके साथ कोई ऐसा इमिग्रेशन एक्सपर्ट मौजूद हो जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे कि कहाँ कहाँ पे आपका गैप है, और आप उसके लिए कहाँ कहाँ से कौन कौन सा लेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। So it is very very important. Do not take it lightly. If you are near to 20 years, ये मत सोचो कि 20 साल होंगे फिर ही हम अपना केस करेंगे, क्योंकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आज 20 साल के बाद आपका जो है वो केस 20 साल का रहने वाला है। 20 का अभी जो ओवरस्टेज के ऊपर अगर वो 30 ईयर्स कर देते हैं तो फिर आपको 20 नहीं 30 साल भी वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए डू नॉट डिले अपना जो एप्लीकेशन जो है वो, अगर आप ओवरस्टेयर हैं तो उसको डिले मत करें, आप उसको फौरी तौर पे जो है फाइल करें, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यूजुअली मैं कहता होता हूँ, बल्कि हर बार कहता हूँ कि भाई यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है कि आप सुबह का नाश्ता भी बाद में करें, पहले आप इस मसले का हल करें। किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर के साथ रब्ता करें और अपना एडवाइस लें, और फिर आप अपनी फ़ाइल को जो है लगाएं ताकि आपका भी वीज़ा आ सके। हमारे पास मोस्ट रिसेंटली बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखने में आए हैं जिनको 23 साल हो गए हैं और 23 साल के बाद उनको वीज़ा मिला, और उसकी जो ट्रू टेस्टिमनी है मोस्ट लाइकली कि एक हमारे जो क्लाइंट है उनको 23 साल के बाद वीज़ा मिला है, और उनकी ट्रू टेस्टिमनी जो है वो इंशाल्लाह हम, मेरी तो सोच है कि शायद आज हम उसको रिलीज़ करेंगे, नहीं तो हम उसको कल ज़रूर रिलीज़ कर देंगे। तो आपने, अगर आपको 23 साल के बाद भी वीज़ा नहीं मिलना तो
तो आप कहेंगे यार 23 ईयर्स के बाद क्यों उसको मिला, उसको पहले, क्योंकि पहले उसने 4-5 बार जो है एप्लीकेशन लगाई थी और 4-5 लोगों के साथ गया था, लेकिन वो उसका केस सही तरह से नहीं हैंडल कर सके। तो इसलिए, क्योंकि एक बार केस वर्कर गलती कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन 4-5 दफ़ा अगर आपका 20 साल के बाद भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये 2 चीज़ें हैं कि भाई, एक ये कि आप के जो है नसीब ठंडे हैं या आपका वकील ठंडा है, दोनों में से एक चीज़ तो है कि भाई किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो बहरहाल, तो अगर आपको भी यहाँ पे 20 साल हो गए हैं या होने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर के पास अभी जाके आप एडवाइस लें, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और इंशाल्लाह ताला मोस्ट लाइकली आपका वीज़ा भी आ सकता होगा। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। अच्छा, मैं अभी जो है आपके साथ 10 मिनट्स जो है वो 15 मिनट कर लेते हैं, 7:15 तक रहूँगा। 15 मिनट मैं आपके साथ रहूँगा और उसके बाद आई विल आस्क योर लीव। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लाइफ के ऊपर कि अगर आप किसी वजह से ओवरस्टेयर हो गए। पहली कैटेगरी जिसके ऊपर मैंने बात की है 20 ईयर्स, प्राइवेट लाइफ के ऊपर बात की है कि अगर आपको 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो गए और आप जो है वो अगर अप्लाई नहीं किया, तो प्लीज़ आप वेट मत करें और जल्दी से आप इसको अप्लाई कर लें। अच्छा, दूसरी कैटेगरी इसी के अंदर जो प्राइवेट लाइफ के अंदर है वो है कि यू आर ओवर 18, आप 18 साल से ऊपर हो, एंड जो है आप यू हैव लिव्ड लेस देन 20 ईयर्स, आपने 20 साल से कम जो है वो अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, लेकिन यू वुड फेस वेरी सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ अगर आपको सर्कमस्टांसिस आपके इस तरह के हैं कि यू मे नॉट बी और यू विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट बैक इनटू योर कंट्री, जो भी आपकी कंट्री उसकी सोसाइटी में जाके इंटीग्रेशन में इशू होगा, या अगर आपकी कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस हैं तो आप आउटसाइड इमिग्रेशन रूल भी बात कर सकते हो। सो इट्स नॉट ओनली फॉर 20 ईयर्स के भी सिर्फ आपको 20 साल होंगे फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 20 साल से कम भी हुए हैं तो फिर भी आप अपना जो है वीज़ा ज़रूर अप्लाई कर सकते होगे, लेकिन प्लीज़ 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 डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। आपको किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर के पास, मैंने कभी भी, मैं एक वीडियो में मुझे दिखा दें कभी मैंने किसी से कहा हो कि भाई मेरे पास आओ एडवाइस लेने के लिए, मैं ही आपको रास्ता दिखा सकता हूँ सिर्फ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई आप घर मत बैठो, आप ज़रूर जो है इसके ऊपर इसको भी प्रायोरिटी लो। और ऐसा नहीं होता कि भाई आप सुबह उठो काम पे चले जाओ, सारा दिन काम दिहाड़ी ला के घर आके रोटी खा के ते टिकटॉक ते बह गए ते कभी किसी को फोन करके चस्के ले ले, कभी किसी को फोन करके मशवरे लैके ते फिर सो गए, सुबह तक फिर उठे फिर काम ते चले गए, तो फिर नसीब में रोंदे रहे बह के कि यार साडा तो नसीब ही नहीं सी, किस्मत ही नहीं सी। अब बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं कि जिसके अंदर लोगों ने अप्लाई किया और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ल इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब आप एप्लीकेशन करते हैं उसके 2 ही आउटकम है ना, यहाँ तो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा या रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर अप्रूव हो जाता है फिर तो बात ख़त्म, लेकिन अगर रिफ्यूज़ हो जाता है यहाँ से तो बात शुरू होती है, ख़त्म थोड़ी होती है। फिर आप दोबारा से आप उसको अप्लाई करते हैं, आप दोबारा से उसके लिए जो है फाइट करते हैं। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। अब आपके पास राइट नहीं है, ओवरस्टेयर्स के पास यहाँ राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट हैव राइट टू वर्क, दे डू नॉट हैव राइट टू रेंट, और उनको जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है हर लिहाज से। उनको जो है वो 5 पाउंड घंटा 6 पाउंड घंटे से भी उनको काम करना पड़ता है। कईयों को तो सिर्फ रहने के लिए रिहाइश मिलती है, वो उस पर काम करते हैं, और वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे गुजारते रहते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास शायद कोई रास्ता नहीं है। उनको बहुत सारे लोग तो पहले साथ वाले जो हैं उनको कह देते हैं कि भाई आपका जो है वो वीज़ा नहीं हो सकता जब तक आपके 20 साल नहीं होंगे। मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद आ गई, तो क्यों ना मैं आपके साथ वो बात शेयर कर लूँ ये ओवरस्टेज के वाले से ना। मैं एक बार जो है कहीं कॉन्फ्रेंस में गया था। आई थिंक आई वाज इन
इटली, रोम में था शायद, मैं, हाँ मेरा ख्याल है रोम में ही था। तो वहाँ पे जो एक स्पीकर आए थे, वो स्पीकर ने एक बात सुनाई, बड़ी मज़े की बात सुनाई। मैं आई वांट टू शेयर दैट विद यू टुडे। वो क्या बात थी? वो बात ये थी कि एक जो हाथी को आपने देखा होगा, एलिफेंट की बात कर रहा हूँ, एलिफेंट को आपने देखा होगा कि उसके गले के अंदर एक रस्सी से उसको पकड़ा होता है, और वो रस्सी से जो है उसको लेके फिर रहे होते हैं वो सर्कस के अंदर, आपने बहुत बार देखा होगा। अच्छा, वो रस्सी से ही उसको बांध देते हैं। इतना बड़ा हाथी जो है वो एक रस्सी से, यानी कि बिल्कुल नाजुक सी रस्सी से, एलिफेंट चाहे तो उसको ऐसे जो है वो तोड़ के निकल सकता है। तो उसने कहा कि आप क्या समझते हैं कि क्यों एलिफेंट जो है इस रस्सी से जान नहीं छुड़ा पा रहा? क्या ऐसी वजह है कि यार अब तो ये जो है वो, उन्होंने फिर ये कहा कि जब एलिफेंट का बच्चा जो है जब छोटा होता है ना, तो उसको बड़े बड़े जंजीरों से बांध दिया जाता है, यानी कि उसके हाथ पाँव और उसका गला इतना लोहे का कड़ा लगा देते हैं, और उसको पक्का ऐसे, और वो हाथी का बच्चा जो है वो बहुत ज़ोर लगाता है कि मैं किसी तरीके से इधर से जान छुड़ा सकूं और मैं भाग जाऊँ यहाँ से, क्योंकि बच्चा होता है वो पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो नहीं, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो नहीं जा पाता, तो वो फिर आराम से बैठ जाता है वहाँ पे। अब जब वो वहाँ पे बैठ जाता है तो वो ये सोच लेता है कि मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं इससे जान नहीं छुड़ा सकता, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब होता क्या, वो एलिफेंट का बच्चा जो छोटा था, जिसको बहुत ज़्यादा उन्होंने जंजीरों के साथ बांधा हुआ था, वो बच्चा ज़हन में ये बैठा लेता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ। लेकिन वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहता, तो लेकिन उसका ज़हन बड़ा नहीं होता, उसका ज़हन वहीं रहता है छोटा, वही छोटे बच्चे वाला ज़हन कि यार, और वो उसके गले में एक रस्सी, मामूली सी रस्सी बांध देते हैं, लेकिन उसको वही ज़हन में बैठा होता है कि शायद वही जंजीरें हैं जो मैं नहीं तोड़ सकता। वो रस्सी ये सोच के नहीं तोड़ता कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल जो है वो फिट होती है हर उस ओवरस्टेयर के ऊपर जिसने कोशिश की कि यार मेरा वीज़ा लग जाए, लेकिन वीज़ा नहीं लग सका, और अब वो ये सोच के बैठ गया है घर पे कि मेरा वीज़ा नहीं लग सकता, चाहे वो यहाँ पे यूके में ओवरस्टेयर है या पाकिस्तान में, जिसके पास जो है वो रिफ्यूज़ल्स आ गए हैं, यानी कि उसने अपना वीज़ा अप्लाई किया था और रिफ्यूज़ हो गया, और अब वो ये ज़हन बना के बैठ गया कि भाई अब मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मेरा वीज़ा नहीं अप्रूव होगा। ऐसा नहीं है। आप उस जो है वो एलिफेंट की तरह ना बने। अब आपके सर्कमस्टांसेस जब चेंज होते हैं, जब आपके जो है कंपैशनेट और कंपेलिंग या मेडिकल ग्राउंड्स या और कुछ भी होता है, तो देन इसका मतलब है कि अब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, देन यू कैन रीअप्लाई फॉर योर वीज़ा। डोंट बी दैट चाइल्ड ऑफ दैट एलिफेंट कि जो ये ज़हन बना के बैठ गया कि अब उसका वीज़ा नहीं आ सकता। खैर, अभी कॉल भी लेते हैं आपकी और इस पे बात भी करते हैं। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन, और नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से, तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं ऑन 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। अच्छा, इसी आज हम प्राइवेट लाइफ के ऊपर बात कर रहे थे, तो इसीलिए आपको मैंने एग्जांपल ओवरस्टेयर की दी है कि अगर आपका वीज़े जो रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं, तो इट डज़ नॉट रियली मैटर, यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड यू मे गेट द वीज़ा। अच्छा, अब इससे अगली बात कर लेते हैं कि भाई जो प्राइवेट लाइफ के अंदर जो 7 ईयर चाइल्ड रूट है,
जिसके ऊपर अब आजकल दो चीज़ें मेरे सुनने में आ रही हैं। नंबर एक तो क्या 7 ईयर चाइल्ड रूट अभी तक हो रहा है? जी बिल्कुल, 7 ईयर चाइल्ड रूट वहीं स्टैंड कर रहा है। उसके अंदर जो है वो दो चीज़ें हैं। नंबर एक, जो बच्चे यहाँ पे बोर्न हुए हैं और वो यहाँ पे 7 साल कंटिन्यूस रहते हैं, दे आर स्टिल एलिजिबल टू गेट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। नंबर 2, जो बच्चे यहाँ पे बोर्न नहीं हुए और वो अंडर 18 आए थे और अंडर 18 ही हैं, तो वो 7 साल यहाँ पे रहते हैं, तो उनको जो है वो लीव टू रिमेन मिलेगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई थी कि जी अब जो है वो 5 साल के बाद उसको मिल जाता है, ऐसा नहीं है। अब पहले क्या होता था, पहले उसको जो 10 साल का रूट पे डालते थे और उसके बाद उसको जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता था। अब वो बच्चा 7 साल पूरे करेगा, यानी कि 7 years, द चाइल्ड हु वाज नॉट बोर्न इन द यूके एंड ई स्टिल एंड लिव है, 7 साल यहाँ पे रहता है और 7 साल के बाद वो लीव टू रिमेन मिलेगी उसको। 5 साल वो उस पर गुजारेगा तो उसका और इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि इन टोटल द चाइल्ड लिव्ड here for 12 years and then he will be eligible to get indefinite leave to remain। 7 साल प्लस 5 साल, 12 साल। तो ये है अब जो बच्चे यहाँ पे हैं। अब उनके पेरेंट्स का क्या होगा? क्या उनके पेरेंट्स को अभी वीज़ा मिल रहा है जिसके बच्चे को जो है 7 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल गया? क्योंकि सूटेबिलिटी इशू जो है वो रेज हो रहा है अब बहुत सारे केसेस के अंदर। यस, दे आर लुकिंग इनटू इट कि अगर आप यहाँ पे ओवरस्टे रहे हैं तो दैट कैन बी अ रीज़न फॉर योर रिफ्यूज़ल। वो 1-2 केसेस के अंदर ऐसा हुआ है, लोगों के साथ उनके वीज़े जो है रिफ्यूज़ हुए, लेकिन दैट कैन बी चैलेंज लेटर ऑन। तो इसमें कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है कि यार ऐसा नहीं है कि अब आपके वीज़े जो है वो लाजमी रिफ्यूज़ ही होंगे। खैर, मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। 4 मिनट्स हमारे पास बाकी हैं। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। अगर आपका यूके इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं ऑन 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी आपसे। जी जी पूछे जनाब। सर, वो मेरे अपील में था तो मैंने लॉयर से पूछा कि मेरा कोई अपडेट आई है, तो उन्होंने ये बोला कि कोर्ट की डायरेक्शन आई है। तो मैंने पूछा क्या है, वो बोल रहे हैं कि हमने विटनेस स्टेटमेंट और ये बंडल वगैरह जमा करना है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या होम ऑफिस का कोई बंडल आया है, क्योंकि नॉर्मली तो मैंने यही सुना है कि उसके बाद हमारा बंडल जमा होता है। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, उनकी डायरेक्शन आई है 22 तारीख तक, तो हमने सारे आपके स्केलेटन आर्गुमेंट और ये मैंने सारी चीजें जमा कर दी। ठीक है। तो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे वो तो मैंने उनको दे दिए, लेकिन ये मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि होम ऑफिस का बंडल आया या नहीं आया, तो इस पे थोड़ी सी रहनुमाई करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर आपको अपील का प्रोसेस जब बताऊंगा थोड़ा सा, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। साथ सर ये भी बता दीजिए कि जब हम ये मेरी सारी चीजें जमा होंगी तो इसके बाद कितना टाइम लगता है? अपील पे टाइम कितना लगता है? ठीक है जी, मैं ये भी आपको बता दूं। ये बंडल जमा करने के बाद रिव्यू में कितना टाइम लगता है? ठीक है जनाब, ये भी बता दें, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। इनका सवाल मेरे पास आ चुका है और मैं अभी थोड़ी देर में इसका जवाब देता हूँ। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने आपको सुन रहा था जो 7 ईयर चाइल्ड रूट का कह रहे थे। जी तो जी। सर, व्हाट अबाउट दोस चिल्ड्रन जो इधर आए हैं विद स्पाउस वीजा, फिर वो 10 ईयर रूट पे चले गए हैं, कंटिन्यूसली लीगल वो लिमिटेड लीव टू रिमेन रह रहे हैं और उनको 7 साल हो गए हैं, लेकिन वो है 10 ईयर रूट पे।
तो क्या वो आफ्टर 10 ईयर कंप्लीट करेंगे तो वो ILR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे आए वो लीव टू रिमेन मिला और वो अब ओवर 18 है कि स्टिल अंडर 18 है? स्टिल अंडर 18 है। वो पहले स्पाउस वीजे पे थे, ड्यू टू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो चले गए पार्टनर रूट पे, फिर वो पेरेंट रूट पे विद पेरेंट्स के साथ 10 ईयर रूट पे है। तो आफ्टर 7 इयर्स जब कंप्लीट करते हैं दे आर एलिजिबल फॉर ILR और दे नीड टू कंप्लीट 10 इयर्स। चले मैं आपको इसका भी जवाब। सर इसमें ये है कि जो स्पाउस वीजे पे आई नो कि जब उनको फर्स्ट एक्सटेंशन पे 10 ईयर रूट पे डाला तो उनका 10 ईयर तब से स्टार्ट हो गया फर्स्ट एक्सटेंशन से। लेकिन वो तो आए हैं तकरीबन उनका 30 मंथ्स तो वो पहले स्पाउस वीजे पे भी थे। तो क्या वो उनका जब 10 ईयर कंटिन्यूअसली रेजिडेंस कंप्लीट होगा तो क्या वो पेरेंट्स से पहले कंप्लीट कर लेंगे 10 ईयर एलिजिबल हो जाएंगे ILR के लिए? देखिए 10 ईयर का तो सिंपल सा रूल आपके जो मैं अभी बता ही देता हूँ आपको। 10 ईयर का तो सिंपल, इफ समवन लिव्ड हियर 10 ईयर लीगल स्टेज जिसका भी होता है, जिसका भी 10 साल का है, चाहे वो बच्चा है, तो वो तो वैसे ही चला जाएगा। तो इसके ऊपर तो कोई जो है वो दो राय है ही नहीं है कि अगर 10 साल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये पूछा है कि जी अब अगर किसी के पास एक वीज़ा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपने पार्टनर रूट 10 ईयर पार्टनर रूट पे एक वीज़ा लिया, ठीक है। आपको इस तरह से बेहतर समझ आ जाएगी। आपका सवाल ये है कि क्या किसी के पास अगर 10 ईयर रूट पे है तो क्या उसको 5 साल के बाद वीज़ा मिल सकता है, अगर या 7 साल के बाद इंडेफिनिट मिल सकता है, यही सवाल है ना आपका। तो मैं आपको मैं समझ जी, पर सवाल आपका यही है कि अगर बंदा 10 ईयर रूट पे है तो क्या उसको 7 साल के बाद इंडेफिनिट लीव या उसको जो है वो अपना रूट चेंज कर सकता है 5 साल पे कि नहीं कर सकता, ये ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ की पर्टिकुलर एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे ने वीज़ा लिया पार्टनर रूट के ऊपर 10 ईयर रूट के ऊपर, क्योंकि वो अपनी या तो सूटेबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा था, या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा था, या इंग्लिश टेस्ट जो है वो नहीं दे सकता था। तो इस वजह से उसको जो है वो उन्होंने क्या किया, 10 ईयर रूट पे डाल दिया। नाउ आफ्टर 1 मंथ वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करना स्टार्ट कर दी उसने। तो अब क्या वो बंदा 5 साल के रूट पे जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है। हम इसको 1 साल कर लेते हैं। क्या 1 साल के बाद बंदा क्या 5 साल के रूट पे जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है। लेकिन जब वो 10 साल के रूट से 5 साल के रूट पे जाएगा तो उसकी क्लॉक रीसेट हो जाएगी, ठीक है। मुझे पता है, अच्छा, बच्चों के बारे में पूछ रहा हूं, बच्चे आते हैं सर, उनका भी यही है कि अगर आप 10 ईयर रूट पे है कोई बच्चा, तो अगर आप उसको 5 साल के रूट पे लेके जाएंगे तो फिर है ना, क्योंकि प्राइवेट लाइफ पे सर 10 साल का रूट है। तो 10 साल सर उसके तब शुरू में जब वो फर्स्ट एंटर हुआ था यूके में? जी बिल्कुल, उसका तब से स्टार्ट हो जाएंगे। ना कि तब जब उसकी फर्स्ट एक्सटेंशन हुई थी, जब उनको 10 ईयर रूट पे डाला गया था? नहीं, जब से वो 10 ईयर तभी स्टार्ट हो जाएंगे जब उनको पहला लीगल स्टे मिला था, ठीक है। और इसका लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, वो जाएगा तो उसी के ऊपर जाएगा ना सर। लेकिन 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी तो आप देखो, आपने एक चले आप अपना एग्जांपल ले लेना कि भाई अगर किसी बंदे ने 2.5 साल पार्टनर रूट पे गुजारे और फिर 7 साल उसने पेरेंट रूट पे गुजारे, तो वो 2.5 साल उसमें काउंट हो जाएंगे ना। अब बच्चों के भी इसी तरह से हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, ठीक है। मैं अंडरस्टैंड कर गया आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो 2026 अप्रैल में लॉन्ग रेजिडेंसी स्क्रैप होने जा रहा है, सर किसने कहा स्क्रैप होने जा रहा है? ये तो अभी कंसल्ट नहीं देखिए, पहली तो बात ये सर, नहीं पहले मेरी बात, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई ये एंड ऑफ 2026 चीज़ों को बदलना स्टार्ट होना है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ कंसल्टेशन एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को फिक्र ना करें, इतनी जल्दी ये नहीं करेंगे कि भाई जो लोग 10 साल को पहुंचने वाले हैं उसके ये जितनी चेंजिंग आ रही है ना, सारी स्किल्ड वर्कर वालों के लिए आ रही है मेनली, क्योंकि स्किल्ड वर्कर के साथ जो इतना वीज़ा फ्रॉड हुआ है कि आपकी सोच है। तो अब वो इतना, ये तो बाकी लोग तो आटे में नमक के बराबर हैं यार। ये जो जिनकी आप बात कर रहे हो पेरेंट रूट पार्टनर रूट, एक्चुअल तो भाई 2 पता नहीं कितने मिलियन लोगों ने यहाँ पे जो है वो फ्रॉड जिनके साथ हुआ भी है, जिन्होंने किया भी है। तो ये क्रैकडाउन जो 5 साल से 10 साल का हो रहा है ना, ये सारे 2021 के बाद के जो लोग हैं, इस क्रैकडाउन उन लोगों के ऊपर होना है। आप अपनी फिक्र ना करें, ठीक है। थैंक यू।
अच्छा जी, अब हम लास्ट कॉल लेंगे और उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। वैसे तो मुझे जो था वो 7:15 जो है वो फिनिश करना था, लेकिन वी विल हैव अ लास्ट कॉल ऑफ द डे एंड देन आई विल आस्क योर लीव। इनका सवाल जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और उसके अंदर जो है मेरे पास एक सवाल ऑलरेडी मौजूद है, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं अपील के प्रोसेस के ऊपर। लेकिन आपकी लास्ट कॉल लेंगे, फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं ऑन 07727347212। अभी आपको अपील का प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद आपकी कॉल लेंगे और फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त। अच्छा, अपील का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा होता है कि जी अगर खुदा ना खास्ता किसी का रिफ्यूज़ल आ गया है, रिफ्यूज़ल आने के बाद जो है वो आपके पास राइट ऑफ अपील है। यू हैव 14 डेज़, अगर आप यूके के अंदर है, यू हैव 14 डेज़ टू मेक श्योर यू फाइल एन अपील। क्या आप 14 दिन के बाद भी अपील कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप लेट अपील फाइल कर सकते हैं, बट यू वुड हैव टू आस्क द कोर्ट कि वो अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करें, बट यू कैन मेक एन अपील इफ़ यू हैव अ वैलिड रीज़न वाई यू कुडंट डू द अपील इन टाइम। ठीक है, और मोस्ट लाइकली वो भी हो जाती होती है। तो अगर आपके 14 दिन गुजर भी गए हैं तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। वो क्या अपने खान साहब अक्सर कहा करते, मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है आपने। तो ये मैं कहता हूँ मेरे ऑगस्टियर भाइयों बहनों, आपने घबराना नहीं है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार पता नहीं अब 14 दिन गुजर गए हैं तो अब अपील हो सकती कि नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, कर सकते हैं, वैलिड रीज़न होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, दूसरी बात, अब जब आपने अपील फाइल कर दी तो वो चला जाता है केस बिल्डिंग के अंदर। वो 14 दिन के बाद कोर्ट जो है होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई अपील फाइल हो गई है। तो उसके बाद वो एक प्रोसीजर से गुजरता है। उसके बाद होम ऑफिस जो है वो अपना जो है बंडल अपलोड करता है, उसके अंदर वो जो रिफ्यूज़ल वगैरह जो भी है वो सारा कुछ होता है। जब वो कोर्ट को डायरेक्शन जाती है, कोर्ट को डायरेक्शन आपको देता है कि आप भी अपना सारा एविडेंस वगैरह जो है वो अपलोड कर दें, जो अब जिस स्टेज पे आप हैं, कि स्केलेटन आर्गूमेंट्स, विटनेस स्टेटमेंट, एविडेंस, वो सारा होम ऑफिस फिर करता है आपके बंडल को रिव्यू करने के बाद वो कहता है कि नहीं हम अपने डिसीजन पे कायम है, या वो कहता है जी विड्रॉ कर लो अपील और हमें ज़रूरत नहीं है, हम आगे जाएं, हम आपको यहीं पे वीज़ा दे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे केसेस जो हैं वो लटके रहते हैं, क्योंकि होम ऑफिस के पास जो है वो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो उस केस को सही तरह से रिव्यू कर सके, और फिर इस लिहाज से डायरेक्शन जो है वो वहीं पड़ी रहती है। अब ये डायरेक्शन के हवाले से काफ़ी लीनियंट है जो कोर्ट है, जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल है वो, और इसी का फ़ायदा जो है वो वकील भी कई बार उठा लेते हैं और कई बार होम ऑफिस भी, बल्कि बहुत ज़्यादा होम ऑफिस भी उठाता है, वो करते ही नहीं है। तो उसके बाद होम ऑफिस रिव्यू करता है आपके बंडल को, और उसके बाद हेयरिंग की डेट आती है, फिर हेयरिंग रिक्वायरमेंट आती है, फिर हेयरिंग की डेट आती है, और फिर आपकी हेयरिंग हो जाती है। तो ये है आपका अपील का प्रोसीजर। मेरे बारे में, अगर आप मेरे ऑफिस के बारे में जानना चाहते हैं किधर है, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो जस्ट गूगल मी। वो एक कहीं पे मैंने सुना था ये लफ्ज़ गूगल मी, तो मैंने कहा ये गूगल मी क्या होता है। फिर मुझे गालिब साहब का एक शेर याद आ गया कि वो कहता है कि गालिब साहब फरमाते हैं कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, यानी कि जब लोग पूछते हैं मेरे बारे में तो वो गालिब साहब कहते हैं, मैं नहीं, गालिब साहब कह रहे हैं कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, तुम बतलाते हो कि हम बताएं ज़रा। तो भाई अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो नाम है मेरा सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। मैं लंदन में होता हूँ, जस्ट नाम ही काफ़ी है, टाइप कर देना गूगल के ऊपर, आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ होता हूँ। अच्छा खैर, लास्ट कॉल ऑफ द डे एंड देन आई लास्ट यू लीव। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सॉरी सर, मेरी अभी आपसे बात हुई भी थी, मैंने आपका आंसर सुना है जी। तो सर मेरा क्वेश्चन दरअसल में ये है कि जब मैंने उनसे, उन्होंने खुद ही बोला कि कोर्ट की डायरेक्शन आई है, तो आगे से जब मैंने पूछा कि क्या उन्होंने बंडल जमा किए, वो कहते नहीं, पता नहीं, मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, स्केलेटन आर्गूमेंट लिख दिया, सारा मैंने 22 तक सबमिट करना है। तो
कंफ्यूजन ये है कि बंडल पहले जमा होता है या हमारा पहले नहीं, तो आपको मेरी कौन सी बात समझ नहीं आई? मैं वो जैसे रिपीट नहीं होता, ड्रामा रिपीट होता है, तो वो अक्सर आपको पता लोग जो है उस रिपीट सेक्शन में देख लेते हैं। तो ये आपका सवाल जो है ना, ये इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आ जाएगा। मैंने बड़े प्यार से अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपको देखिए, होम ऑफिस बंडल अपलोड करता है तो उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं सारे, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली जी मैंने वहाँ पहले भी बताया कि होम ऑफिस ने अपना बंडल अपलोड कर दिया होगा, ठीक है। फिर जब आपका बंडल अपलोड होता है तो वो होम ऑफिस फिर रिव्यू करता है, ठीक है। फिर वो उस रिव्यू का जवाब देता है, तो आप भी उस रिव्यू का जवाब दे सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा सीधा सा प्रोसेस है, ठीक है। So it's most likely the bundle is already there. Alright. Thank you. Obviously मैंने कहा था लास्ट कॉल ऑफ द डे है। आज हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, ओवरस्टेज के हवाले से बात की है। ओवरस्टेज अगर आप किसी भी वजह से यहाँ पे ओवरस्टेज हो चुके हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर यू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, क्योंकि मुझे अब जाना है। लेकिन चलो लास्ट कॉल ले लेते हैं, क्योंकि पहली वाली कॉल तो काउंट ही नहीं होती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सर। ठीक है, ठीक है। राइट ऑफ अपील मिले कि नहीं मिले तो? नहीं भाजी, कोई अपील कुछ नहीं है। ठीक है। और मैं सोच रहा लाइक जुडिशियल रिव्यू ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਓਨਲੀ 3% ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਫਿਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। बट आई हैव नॉट सीन योर केस, सो आई कैन नॉट से कि आप जुडिशियल रिव्यू में चले जाए। आई वुड से कि अगर आपके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है, रैदर देन गोइंग फॉर एन असाइलम, व्हाई डोंट यू ट्राई प्राइवेट लाइफ। उसके अंदर भी अगर आप दिखा सकते हैं कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप जो है वो इंडिया वापस नहीं जा सकते, यू कैन रेज दो सर्कमस्टांसेस इन योर प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो बट प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपना रिफ्यूज़ल जो है वो किसी भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड सोलिसिटर के पास जाएं, उसको दिखाएं। और आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जुडिशियल रिव्यू में जाएं, क्योंकि चांसेस आर वेरी रेयर कि आपको जो है वो जुडिशियल रिव्यू आपका कामयाब हो सकता है। देखिए, ये मैं बगैर देखे हुए जनरल प्रॉस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस, ठीक है। क्योंकि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री, ठीक है। और जो होम ऑफिस की वेबसाइट पे एक कंट्री रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसके अंदर इंडिया कम्स अंडर द सेफ कंट्रीज, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस। हाँ जी, तो बस मैं ना रिपोर्टिंग पे जाना सी नेक्स्ट वीक ते हुन जाना पैना या की करा भाजी? देखो, रिपोर्टिंग ते ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਲ, is a part of your immigration bail. But before going to reporting, if I were you, I would get a proper legal advice from a competent and qualified solicitor कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनका सवाल ये था, ये इंडिया से हैं और इनका जो असाइलम रिफ्यूज़ हो गया, राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया, तो क्या इनको आगे जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जी मेरे ख्याल से तो जो है वो इनको प्रॉपर लीगल एडवाइस देनी चाहिए, और फिर हम करेंगे बाकी बात। अब आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अब मिलूँगा आपको मोस्ट लाइकली मंडे वाले दिन। तब तक है आपके पास वीकेंड कीजिए एंजॉय। मुझे आप शायद सोच रहे हो कि यार आप, मैंने तो लास्ट लाइव में कहा था मैं दुबई में जा रहा हूँ, तो मैं दुबई क्यों नहीं गया? दुबई जाना था मैंने, लेकिन जिस काम के लिए जाना था वो थोड़ा सा डिले हो गया। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू दुबई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और तब तक मैं आपके साथ हूँ। मंडे भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाइव आऊँगा, आपके लूँगा लाइव सवाल और उनके दूंगा लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, तो नंबर है 0772735
4712। आप इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं लंदन में होता हूँ, इल्फर्ड में होता हूँ, और आप की ये जो सारी की सारी वीडियो है ये हम अपलोड कर देंगे जो यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पे यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद आफाक हसन। और इसके अलावा जो दिल करता है करो, जो मैं हमेशा कहता हूँ जाने से पहले वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्या कहता होता हूँ मैं आपको? अब तो आपको याद हो जाना चाहिए यार। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ तैंदा। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ तैंदा। एक बदे दा दिल ना ढावी, क्योंकि सोना रब दिलां विच रहिंदा। मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट लाइव के अंदर। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। जो दिल करता है करो, पर किसी का दिल नहीं दुखाना आपने। मैं आपका अपना सॉलिसिटर सैयद आफाक हसन। अल्लाह ने के बाद।